आज का जो हमारा वीडियो है ये पॉलिटी को कवर करेगा एक एमसीक्यू के फॉर्म में और एलिमिनेशन टेक्निक के साथ। इस एमसीक्यू में हमने करंट अफेयर, स्टैटिक और साथ में पीवाईक्यू को ऐड करके एक पैटर्न के थ्रू पे बनाया गया है, जिससे आपका तीनों चीज मजबूत होते हुए जाएगा। बस आपको इतना करना है कि जब भी ये क्वेश्चंस को करवाया जाएगा तो आपको अपने नोटबुक में जो चीज नहीं आ रही है उसको मार्क करना है। दूसरी चीज, इसको करने के बाद आप अगर मैंने 20 क्वेश्चंस कराया तो उस 20 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर हो रहा है आपको ये कमेंट में मुझे बता देना है, ठीक है। इससे आपकी एक्यूरेसी पता भी चलेगी और साथ में आपको जो नहीं आ रहा आपको वो भी सीखने में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। इट सीक्स टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोक सभा, स्टेट असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे लोकल बॉडीज भी बोला है। इट वॉज रिसेंटली एग्जामिन्ड बाय द कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. The implementation of this proposal would require the insertion of a new Article 82A in the Constitution. Article 172 and Article 83 will need to be amended for the implementation. अब आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है सब सही है, एक भी गलत नहीं है, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जी ने बनाया था। अब जितने लोग भी इस बार का यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे, बस मुझे ये कमेंट करके बताइए कि इसमें स्टेट असेंबली और लोकसभा के बारे में बात किया, क्या लोकल बॉडीज को कितने दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के ऊपर बात किया गया, ये भी मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए देखिए, कौन सी कमेटी को कौन हेड कर रहा था, रामनाथ कोविंद। कौन से नए आर्टिकल को जोड़ा है, आर्टिकल जरूर याद रखना, आर्टिकल 82A। फिर उसके बाद ड्यूरेशन, लोकसभा का ड्यूरेशन कौन से आर्टिकल से होता है, 83 से। और स्टेट असेंबली का ड्यूरेशन आर्टिकल 172, 83, 172। अब 83 में कितना जोड़ेगा, क्योंकि 172 आ जाएगा 89। बस आपको जब भी स्टेट का कोई सेंट्रल का पढ़ रहे हो, यूनियन का, उसमें 89 आर्टिकल जोड़ते जाओ तो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा 172। ऐसे करके आप जोड़ोगे 89 आर्टिकल के तो आपको एक आर्टिकल भी याद होते रहेगा, ठीक है। ये एक ट्रिक थी, एलिमिनेशन ट्रिक, ऐसे ही काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाँ, इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 243 के। क्या इससे एस्टेब्लिश हुआ है, पहला फैक्ट है। दूसरा, State Election Commission is responsible for conducting election to the panchayat and municipalities in the state. Obviously, तो सबको ही पता होगा। The State Election Commission is appointed by the President. ओहो, President अपॉइंट करता है कि नहीं, ये आपको बताना है। The function and power of a State Election Commission are similar to those of a Election Commission of India, but limited to the local bodies. ठीक है, चलिए पॉज करिए और बताइए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन गलत है। अब देखिए, तीसरा आपका गलत हुआ, ये गलत हो गया। अब बचा है 1, 2, 4, मतलब पहला तो फैक्ट्स गलत है, सही है, दूसरा भी सही है। अब बचा चौथा, द फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बट द लिमिटेड लोकल बॉडीज। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो पावर है वो क्या लोकल बॉडीज तक सीमित है, ऐसे करके इसमें बोला भी गया, ठीक है। अब तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, आप इसको सोचिए। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे आपको ये पता रहना चाहिए कि क्या क्या कौन कौन वर्क कर रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, ना कि प्रेसिडेंट। इसके लिए ये गलत हो रहा है। इसी के साथ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन रिमूव करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट तो सब लिखा है, मगर रिमूव कौन कर सकता है। जैसे अपॉइंटमेंट कर रहा है गवर्नर, तो रिमूव कौन करेगा, जरूर बताना। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 243। कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, पंचायत की और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, और जो इसके पास पावर है वो एक लोकल बॉडीज के लेवल पे है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीलिमिटेशन कमीशन। इस बार न्यूज में बहुत रहा है, वो जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाना, हाईली चांसेस है कि वो पूछा जा भी सके, ठीक है। The Delimitation Commission is established under the Delimitation Act and is a high-powered body whose order have to force of law. ठीक है। The recent Kishore Chandra Changalal Rathod case 2024 classified that the court can review delimitation in limited circumstances. The Delimitation Commission has been constituted 4 times since independence. Article 82 and Article 170 of the Constitution provided for a delimitation after each census. ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है, कौन से गलत हो सकते हैं, एक भी नहीं गलत है, सबके सब सही है। 4 बार बने, हाँ 4 बार बने। अब आप कौन कौन से 4 बार बने, 1952, 1963, 1973, 2002 में। एज इट इज आप अभी याद करते हुए चलिए, इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, ठीक है। पार्लियामेंट आर्टिकल 82 के बारे में बात करता है, आर्टिकल 170 के बारे में स्टेट असेंबली बात करती है। तो अब मुझे ये बताइए, जो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन बना था, ये किससे बना था, आर्टिकल 170 से बना था कि आर्टिकल 82 से बना था, जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है।
अब डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है कि वो डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने पॉपुलेशन को कवर करेगी और कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी और इंक्रीज करने चाहिए। ठीक है, डीलिमिटेशन का मेजर काम है। इसके जो भी डिसीजन आएंगे वो फाइनल होता है, कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको पता है। अब डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर कितने मेंबर होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, वो कौन कैसे बनेगा, डीलिमिटेशन एक्ट से। कौन उसके अंदर उसके चेयरमैन को अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। उसका रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, ये सबसे डिफिकल्ट काम है। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ चीजें मैं जो बता रहा हूँ आपको वो चीजें जाके अलग से सर्च करनी है। तो जब भी मैं ये पढ़ाता रहूंगा तो उसके साइड बाय साइड जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपने अभी नहीं सुन के गए तो फिर वो आपका उसमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement: the electronic voting machine (EVM) was the first used India in by election in Kerala 1982. The voter verified paper audit trial (VVPAT) was the first used in the 2017 Goa Legislative Assembly. अब ये फैक्ट्स है पूरा। अब यहाँ पे आपको याद ही करना है। सबसे पहला कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, केरला में 1982 में। फिर कहाँ पे वीपीटी सबसे पहला यूज हुआ था, ये 2017 के लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, इतना आपको याद हो गया तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ सी। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया ये रहा पूरा आपके सामने पूरा ब्यौरा है इसका। ठीक है, चलिए देखिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मगर हिंदी मीडियम वाले भी साइड बाय साइड इसको देख के अच्छे से समझ भी सकते हैं। मैं फिर बोला इससे अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे ही कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग जगह पे प्रेजेंट करते हुए मिलेंगे, अलग अलग चैनल पे। और दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आपने इतना भी अच्छे से करके गए जितना मैं बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, तो इसकी तो गारंटी मैं दे सकता हूं कि अगर इसमें से 20-30 क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ गया आधे एक घंटे के वीडियो में तो आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। MCC was the first introduced during the 1960 Kerala Assembly election. The MCC is not legally enforceable and is based on a moral and political consensus. MCC comes into effect from the date of announcement of an election by the Election Commission. The silent period under the MCC refers to the 48 hours before the polling when campaign is prohibited. ठीक है, अब ये 4 स्टेटमेंट है। अब आपको ये सबसे पहला बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। पहला है तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में, ऑब्वियसली सही है। इट नॉट लीगली बाइंडिंग नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ किसके थ्रू पे इसको इंट्रोड्यूस किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से बोला था कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जैसी कोई चीज होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा आउटपुट है जो इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इसको लिखते हुए भी चलना। MCC come into effect from the date of announcement of the election by the Election Commission of India. Obviously, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है डेट कि अब इतने तारीख से इलेक्शन होने वाला था, उतने तारीख से अब MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। ठीक है, साइलेंट पीरियड of MCC refers to 48 hours before the polling and when campaign is prohibited. ठीक है, ये भी सही है, 48 आवर्स बिफोर कर देते हैं। ठीक है, हो गया आपका, देख लीजिए एक्स्ट्रा इनपुट आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन पे मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया आर जनरली कंडक्टेड इन अ मल्टीपल फेज। इन 2014 दे वेर हेल्ड इन 7 फेज। इसको जरूर याद करना, 7 फेज। इवन जो यूपी पीसीएस या अदर स्टेट सर्विस को भी दे रहा होगा ये फेज को याद रखना। द स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल had polling 7 phase. ठीक है, the territorial representation and first past the post system is used for elected member. ठीक है, the president dissolve the Lok Sabha on the advice of a council of minister and it can be extended only during a national emergency for a minimum of 1 year at a time, not beyond 6 months after emergency ended. अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है। आपने ये समझ जाओगे, मगर क्या ये पता है कि नहीं। ठीक है, तो पहली चीज, जब भी लोकसभा को डिसॉल्व होती है तो पहली बात तो जब उसका पीरियड खत्म हो तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देता है कि प्रेसिडेंट को अगर ड्यूरेशन के पहले करना है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को कि आप डिसॉल्व कर रहे हैं। तीसरी चीज, क्या उसका ड्यूरेशन एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड हो सकता है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी होगी। तो नेशनल इमरजेंसी 2 टाइप की लगती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक एक्सटर्नल लगती है और एक इंटरनल लगती है। उसके पहले मुझे कोई ये बता दे कि एक्सटर्नल इमरजेंसी जो इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल में, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगती है, जिसमें आर्टिकल कौन सा डिसॉल्व होता है, पहली चीज, और दूसरी कौन से अमेंडमेंट से इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के तो आपके सामने जब पेपर आएगा मैं इसी वीडियो के 1-1 मिनट के वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रूफ लेके आऊंगा, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये।
चलिए हो गया अब ये, इसमें सब स्टेटमेंट सही है, एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो 1 2 3 4 सब सही स्टेटमेंट है। ओके देख लीजिए कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 83, ये जरूर याद रखना आर्टिकल 83। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफर्स टू आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वंस द इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली नोटिफाइड द इलेक्शन कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस। ठीक है, जब भी इलेक्शन कमीशन ने कोई चीज अनाउंस कर दिया तो कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, पहली चीज थी। इन द एनपी पुन्नुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर case, the Supreme Court upheld the bar on a judicial intervention before the election commission completion. ठीक है, दूसरी चीज है Section 80 of a Representation of a People Act 1951 provide that the election duties can only by challenge by filing a election petitions. पहली दूसरी चीज only a person who is an elector in that constituencies can file such a petition. अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस हमेशा आपको ये बताएंगे कि क्या क्या चीजें गलत है, क्या क्या चीजें सही है। अब पहली बात क्या है, वन इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली नोटिफाइड करता है क्या, ये कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। इसलिए तो चेक एंड बैलेंसेस जैसी सिचुएशन अपने इंडिया में बनी है कि एक एजेंसी, एक कोई भी इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को वॉच करता रहता है। तो एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, और सबको इंडिपेंडेंस भी रहनी चाहिए अपने करने के लिए, दूसरा भी सही है, तीसरा भी चाहिए और चौथा भी सही है। तीसरा आपके लिए फैक्ट्स लगेगा, इसलिए मैंने तीसरा इसलिए ऐड किया कि इतने डिटेल में आपको पता रहेगा तो आप ज्यादा आंसर भूलोगे भी नहीं। ठीक है, जैसे कि देख लिए सबके सब सही है। आर्टिकल 329 बी बोलता है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 329 बी। ठीक है, ये जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को रहने दीजिए बहुत ज्यादा डिटेल में और जरूरत भी नहीं इतना करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइलेंट पीरियड। अभी ऊपर बात की थी साइलेंट पीरियड कौन था, 48 आवर्स बिफोर वाला। देख लीजिए पहला वाला तो ऑटोमेटिकली सही होगा, अगर आपने ऊपर अच्छे से ध्यान से सुना तो ये ऑटोमेटिकली सही हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब दूसरे स्टेटमेंट का। ड्यूरिंग दिस पीरियड इलेक्शन कैंपेन एंड पब्लिक मीटिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब देखिए यहाँ पे दो चीज के ऊपर बात किया। पहली चीज कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन सी, एक तो प्रोहिबिट करता है, ठीक है, प्रोहिबिट क्या करता है, पब्लिक मीटिंग को और इलेक्शन कैंपेन को। तीसरा क्या, द साइलेंस पीरियड इज एप्लीकेबल टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन। ऑब्वियसली दोनों के लिए ही रहेगा। और ये कब अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगा, जब वन नेशन वन इलेक्शन अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, any violation of a silence period norms is considered electoral offense under the Representation of People Act 1951. Obviously इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितने भी एक्शन लेता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से लेता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो सेम चीज है, इसमें सब स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ दी अबव एज इट इज आपको याद कर लेना है। 48 आवर्स मैंने पहले आपको बता दिया था। अब मुझे इसी के साथ आप बता दीजिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो सैलरी है, ठीक है, ध्यान से सुना, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो सैलरी है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर मेंशन है तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, अगर नहीं मेंशन है तो कहां से उसको सैलरी मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया और कमेंट करके बता दिया, आपकी 90% पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है। मैं जितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ बस आपको ये आने चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द contesting election from a multiple constituencies under a section 33(7) of a Representation of People Act 1951 a candidate is allowed to contest for two constituency। क्या टू से ज्यादा कर सकते कि नहीं, ये आपको सर्च करना है। This provision was added by the amendment of the year 1996। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, section 70 of the RPA state that a candidate can hold only one state seat at a time if a candidate with both seat they must vacant one of which leads to by election। तो कोई भी एक सीट उनको छोड़ना पड़ेगा दो इलेक्शन। इसका केस क्या था, अभी वायनाड का एग्जांपल है, राहुल गांधी 2 सीट से लड़ते हैं तो वायनाड की सीट छोड़ा उन्होंने और अपनी बहन को दिया वहां पे खड़े होने के लिए, उनकी बहन बाद में बाई इलेक्शन में जीत गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन सही हो जा रहा है, इसके अंदर भी आपका सही हो रहा है, ऑल ऑफ दी अबव, 1 2 3 4 सब सही है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, देखिए कि इसमें तो मैंने ये ऐड तो कर दिया, एक अमेंडमेंट से 1996 के अमेंडमेंट से कोई एक था उससे इंट्रोड्यूस होता, आपको इसका अमेंडमेंट मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर द करंटली एलिजिबल फॉर अ होम वोटिंग एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन। ठीक है, अब ये कोविड-19 से रिलेटेड था, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। अब आप देखिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर, सीनियर सिटीजन एज 85 और अबाउ, COVID-19 positive individual in isolation,
चौथा है आर्म फोर्स पर्सनल पोस्टेड अब्रॉड। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चंस बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है कि होम वोटिंग एज पर द इलेक्शन कमीशन, मतलब अब जिनकी ज्यादा एज होगी, जिनको बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो उनके पास खुद मशीन जाते थे और वो मशीन पे जाके वोट करते थे। उनके साथ एक अपना जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाला ऑफिसर होता था, ईओ, वो जाता था उसके साथ ही। ठीक है, तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं, 1 2 3 और होम वोटिंग बोला है ना, यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आर्म फोर्स जो पर्सन है जो अब्रॉड में है वो नहीं कर सकते। तो चौथा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जा रहा है, तो 1 2 3 आपका सही है। ठीक है, आपको बस लॉजिक लगा हुआ तो अपने आप हो जाएगा। अब बात है कि जो ये आर्म फोर्सेस जो पोस्ट होते हैं अब्रॉड में, उनको कौन सी वोटिंग देते हैं, इनको देते हैं पोस्ट बैलेट और या तो प्रॉक्सी वोटिंग। तो उनकी जगह पे कोई और आके वोट कर सकता है, या तो क्या करते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू पे इनको वोटिंग, मतलब अब जाएंगे उधर के एम्बेसी में उन लोग करेंगे कि मैं इनको वोट दे रहा हूँ, ऐसे करके उनको एक पर्ची मिलेगी, वो पर्ची करेंगे, उसको डालेंगे उस बॉक्स में, उस बॉक्स का ईमेल जाएगा गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट उसको भी काउंट करेगी। ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है। या तो अपनी जगह पे किसी को बोल देगी कि ये मेरी जगह पे आके वोट दे के जाएगा। ठीक है, वो कौन होना चाहिए, उनके ही फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए, या तो ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, या तो उनकी वाइफ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको बताया प्रॉक्सी वोटिंग कहाँ कहाँ पे होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने 23 ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 23 का एक ही स्टेटमेंट, व्हाट इज अ फॉर्म नंबर 70C यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन। अगर कभी पूछ लिया तो सिंपल सा एग्जांपल है, फॉर रिकॉर्डिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ वोट पोल्ड एट अ पोलिंग स्टेशन। बस एज इट इज, बस मैंने बोल दिया, आपको इतना कर लीजिए, इसको रिवाइज मत करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा पेज नंबर 24 है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नोटा ऑप्शन इन इंडियन इलेक्शन पे। ठीक है, नोटा option was introduced in the India following Supreme Court judgment in 2013 से, if nota get the highest vote, the next highest candidate is declared elected. Nota is available in both EVM and postal ballot. Nota leads to re-election if it get more vote than all candidate. अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें एक एक चीज को अच्छे से पढ़िए। नोटा ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस इंडिया, अब ये फैक्ट है, हाँ 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इफ द नोटा गेट द हाईएस्ट वोट नेक्स्ट, ऑब्वियसली जिसका भी मेजोरिटी वोट आता है और वो जीत जाता है इलेक्शन। ये हमारे यहाँ पे पहले तो 1 और 2 तो सही है, तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये सी गलत हो गया। अब तीसरे स्टेटमेंट, द नोटा इज अवेलेबल इन बोथ ईवीएम एंड पोस्टल बैलेट। ऑब्वियसली नोटा दोनों में ही अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं कि ईवीएम में होगा उसमें नहीं होगा। 1 2 3 हो गया। अब चौथा क्या, नोटा लीड्स टू री इलेक्शन इफ इट गेट मोर वोट देन ऑल कैंडिडेट। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक। 2 और 4 को देखिए, 2 और 4 दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं होंगे। 2 और 4 जहाँ पे, उसको काट दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या स्टेटमेंट बचा, 1 2 3, तो 1 2 3 तो होगा ही होगा। देखिए इसके थ्रू पे आपने एक ऑप्शन आपको नहीं भी पता तो आपने एलिमिनेट कर दिया, समझ गए। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन को मैच करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको सब बताया था, वो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। कौन से केस से आता है, PUCL यूनियन ऑफ इंडिया 2013, जिसके बारे में हमने ऊपर बात भी किया, आप जाके पीछे वीडियो करके देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 33। अरे इसको रहने दीजिए, बहुत डिटेल में, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनको पढ़ना होगा वो पॉज करके देख लीजिए। सेम चीज है, साइलेंस पीरियड के ऊपर आया, ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया, उसको आगे छोड़ के बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मुझे काफी अच्छा भी लगा था, डिटेल में है मगर है काफी अच्छा। आप बस इसको, एक चीज तो है कि आप बस इसको देखिए। सेक्शन 37 है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया है, राहुल गांधी का नाम लिया है, इन लोग सब ने किया था। बस इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं भी होता है तो कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आगे, विथ रेफर्स टू नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल नहीं। इसमें ब्रैकेट में ऑलरेडी मैंने लिख दिया इंटरनल इमरजेंसी। इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a national emergency can be proclaimed under the Article 352 if the security of India or any part of it is threatened by the war, external aggression or armed rebellion. During the such emergency, Article 19 is automatically suspended. Under a fundamental right can also be suspended under Article 359. All fundamental right suspended होती है except Article 20 और 21. National emergency can be imposed to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country.
ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है नॉलेज अप्लाई करने की बात। देखिए एक चीज तो है कि यहाँ पे मैं ना ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल इमरजेंसी से होती थी, मगर ठीक है अगर आप सॉरी इंटरनल इमरजेंसी से ही होती है, हाँ एक्सटर्नल इमरजेंसी है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है। तो ऑलरेडी ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सब स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन कौन से अमेंडमेंट से इसको इंट्रोड्यूस किया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। देखिए यहाँ पे लिखा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको एज इट इज ये अमेंडमेंट याद कर लेना, ठीक है, बाकी सब तो सही है। आर्टिकल 358 से होता है, आर्टिकल 359 क्या करता है ये। अब मुझे ये एक चीज मुझे सिर्फ कमेंट करके बताना, आर्टिकल 358 वर्सेस 359, ये चीज आपको बतानी है। दूसरी चीज क्या बतानी है? आर्टिकल 351 वर्सेस आर्टिकल 352, ये आपको बस दो चीज अगर नहीं बता पाओगे तो कम से कम अपनी तरफ से जाके देख जरूर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में और पूछे भी है पीवाईक्यू, इसलिए मैं वैसे ही फ्रेम करके आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं विथ रेफर्स टू फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं ऐसे 2 से 3 वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका पॉलिटी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो कोई देख भी नहीं रहा है, तो जिसके वजह से वो मैराथन वीडियो मेरा वेस्ट जा रहा है, मेरी एनर्जी भी काफी लग जाती है और टाइम भी काफी जाता है। इसकी वजह से मैं इस वीडियो को ब्रेक करके छोटे छोटे वीडियो में बांटा हूँ और एक साथ में 20 से 30 वीडियो आपको 20 से 30 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ताकि एक क्विक फॉर्म में हो, ना कि 5 क्वेश्चन कराना मैं पूरा एक्सप्लेन करते बैठ जाऊँ, आपका आधा घंटा चले जाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। आपको हर एक चीज डिटेल में पता लगे, तो इसी के हिसाब से मैंने हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको ऐसे ही बना के दिया, ठीक है। चलिए, with refers to financial emergency under the Indian Constitution, consider the following statement. It is imposed under Article 360 when the financial stability or credit India is threatened. बराबर है। It must be approved by both the House of Parliament within 1 month. Okay. Once approved, the remain forces in 6 months and can be extended indefinitely. बराबर है। During the emergency, President can reduce the salary of all the government officials, include the judge, and even खुद वो अपना भी सैलरी कर सकता है कि नहीं कर सकता? Obviously कर सकता है। प्रेसिडेंट की भी सैलरी कम हो सकती है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो, पहली चीज तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बाकी सबकी सैलरी ऑटोमेटिकली कम होती है, मगर प्रेसिडेंट की सैलरी वो खुद चाहे तो कम हो सकती है, ठीक है। बाकी ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए आर्टिकल 360 में मेंशन है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउस विद इन 1 मंथ, वंस अ पास इन रिमेन 6 मंथ, और या तो उसको एनी नंबर ऑफ टाइम तो एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिड्यूस द सैलरी ऑफिशियल जज की जितनी भी होगी, और अपनी खुद की भी सैलरी वो डिक्रीज कर सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहो तो, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट। पहली चीज तो ये दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही था, नेक्स्ट टाइम से और भी वीडियो है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना ज्यादा लाइक करोगे ना, उतना ज्यादा ये लोगों के बीच में पहुंचेगा और उतना ज्यादा मदद होगी। मैं ये चाहता हूँ कि हर चीज हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा भेजिए, क्योंकि हमारा ही कॉन्सेप्ट कुछ लोगों ने चुरा के अपनी वीडियो में प्रेजेंट करना चालू किया, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज हमने किया है 18 क्वेश्चंस, कल हम करेंगे और भी बढ़ाएंगे इसको, धीरे धीरे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, 3 से 4 वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।